हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूनिट 7 जो आपका यूजीसी सिलेबस है उसका हम 6 यूनिट जो है कवर कर चुके हैं। और हर यूनिट में जब कंप्लीट होने के बाद मैंने आपके लिए सिंगल एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें आपके पास पूरे उस यूनिट से रिलेटेड सारी वीडियो जो है वो कवर हो रही हैं। आज इस वीडियो में हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी पे बात करेंगे, जो कि चैप्टर में है आपका पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इमोशन, स्ट्रेस एंड कोपिंग का जो आपका यूनिट है उसमें हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। कॉग्निटिव साइकोलॉजी आप लोगों को सबको पता क्या होता है, जिसमें हम स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस की बात करते हैं, जिसमें हम मेंटल प्रोसेस हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम मेमोरी के बारे में, हम हमारी थिंकिंग के बारे में, कैसे कोई इन्फॉर्मेशन जो होती है हम इनकोड करते हैं, कैसे उसको स्टोर करते हैं, कैसे उसको रिट्रीव करते हैं, ऑल अबाउट। क्योंकि आपको याद होगा जब आपने एमए साइकोलॉजी में पास आउट किया होगा तो उस समय कॉग्निटिव साइकोलॉजी का आपका एक इंडिपेंडेंट जो है आपका एक मॉड्यूल है, उसी के बारे में है थोड़ा ब्रीफ में कि आपने क्या क्या कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ा है। इसका तो एरिया बहुत वास्ट है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए जो मेन जो है वो इस वीडियो में कवर की है। जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ द स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। जो हमारे मेंटल प्रोसेस है उसका जो एक मेन जो डेफिनेशन है कॉग्निटिव साइकोलॉजी की वो यही है कि इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस जो कि हमारी कॉग्निशन से रिलेटेड होती है। इस स्टडीज हाउ पीपल एक्वायर, स्टोर, रिट्रीव एंड यूज नॉलेज। कैसे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं, उसको एनकोड कैसे करते हैं, उसको स्टोर कैसे करते हैं, कैसे उसको जरूरत पड़ने पर उसको रिट्रीव कैसे करते हैं। एंड डील्स विद हाउ द माइंड वर्क्स। सिर्फ माइंड के बारे में हम, क्योंकि बिहेवियर होता है वो क्या होता है हमारा बाहर का बिहेवियर, हमें उसकी स्टडी नहीं करनी है, हमें आंतरिक जो है हमारा माइंड की स्टडी करनी है। तो ह्यूमंस आर सीन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसर्स लाइक ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर होता है उसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इसी तरह से जो ह्यूमंस होते हैं दे हाउ दे after perceiving the information, how they encode and how that information is stored, and when we need it, कैसे हम उसको रिट्रीव करते हैं whenever we require that information based on our encoding, based on our mental process। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि 1950-60s में कॉग्निटिव रेवोल्यूशन विच वाज द रिएक्शन अगेंस्ट बिहेवियरिज्म। सबसे ज़्यादा पहले बिहेवियरिज्म था, उसके बाद उसमें क्या हुआ कि जब कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आया, बिहेवियरिज्म क्या था कि जो कि हमारा ओवर्ट बिहेवियर है, स्टडी ऑब्जर्व बिहेवियर, जो ऐसा बिहेवियर जो कि दिखता है, जिसको हम व्हेन वी कम इनटू द कॉन्टैक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट तब हम उसको एक्वायर करते हैं, विच इज़ ईजिली जो है अनलर्न विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट टेक्निक्स। जो हम उसके हम डीप में जाएंगे, हमने ऑलरेडी अर्लियर वीडियोस में उसको कवर कर लिया। तो कहने का मतलब ये कि बिहेवियरिज्म नॉट ओनली स्टडी द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इग्नोरिंग द माइंड। जहाँ पे हमने बिहेवियरिज्म को स्टडी किया वहाँ पे हमने माइंड को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी argued that we need to study internal processes to understand behavior। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या हुआ, क्या कहा कि हमें इंटरनल प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए अपने बिहेवियर को क्या है कि वी नीड टू इंटरनल प्रोसेसेस, कि हमारे को कोई भी हमारा जो बिहेवियर है हम उसको स्टडी तब करते हैं जब हमारे को अपने खुद के मेंटल प्रोसेसेस क्या हैं, इंटरनल प्रोसेसेस क्या है, उसके बारे में भी स्टडी होगी, तभी हम किसी के बिहेवियर को जान सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी केम इनटू द वर्ड, केम इनटू द टू स्टडी एज ए पार्ट ऑफ द साइकोलॉजी। तो मेजर कंट्रीब्यूटर्स इसमें क्या है, अल्टिक नीजर। इनको क्या बोलते हैं आपको सब मालूम होना चाहिए। जो नीजर का नाम बहुत फेमस है, अल्टिक नीजर का, नोन एज द फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। हु इज़ द फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी? नीजर। तो in 1967 he wrote the book Cognitive Psychology, which officially started the field. He defined cognition as all processes by which sensory input is transformed, reduced, elaborated, stored, recovered and यूज्ड। हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया इन्फॉर्मेशन कैसे हम एनकोड करते हैं, कैसे हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो हमारे को चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन। क्योंकि सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन, हमारे जो ब्रेन की कैपेसिटी क्या है काफ़ी लिमिटेड होती है, तो हम हर दिन हर समय बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, परसीव करते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारे काम की होती है हम उसको क्या करते हैं, उसी को सारी इन्फॉर्मेशन को हम रिड्यूस करके उस मेन इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो ही एम्फेसाइज मेंटल प्रोसेसेस लाइक परसेप्शन, मेमोरी, problem solving, thinking, moving psychology away from
ओनली स्टडिंग बिहेवियर। तो कहने का मतलब है ये सब चीज़ों के बारे में हम इसमें स्टडी इन्होंने बताया अल्रिक नीजर ने। सेकेंड नेम आता है जॉर्ज मिलर का। जॉर्ज मिलर का आपको याद होगा +-7 का, इनको हम काफ़ी इनकी मिलर की थ्योरी है जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को चंकिंग के ग्रुप बनाकर उसको लर्न करते हैं, समझते हैं। फेमस द आइडिया ऑफ मेमोरी कैपेसिटी +- कोई भी इंफॉर्मेशन वो क्या कहते हैं +-7, या तो अगर हम कोई भी जैसे कोई भी नंबर है हम अगर सिंगल टाइम उसको परसीव करते हैं तो 7 का मतलब +-2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब कि या तो वो नो नंबर हो गया, अगर हम वो करेंगे उसको ऐड कर देंगे प्लस कर देंगे, अगर उसमें हम 7 में माइनस कर देंगे तो क्या देगा 5। तो कहने का मतलब कि 5 to 9 आइटम हम एक बार में शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन बी होल्ड अबाउट 5 to 9 +-2 ऑफ 7। तो ये क्या है, ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ चंकिंग ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन लाइक फ़ोन नंबर्स है। अगर हमने कोई भी फ़ोन नंबर सुना पहली बार में तो हम क्या देखते हैं कि हम अपने दिमाग में उसको +-7 का मतलब यह है कि हम ग्रुपिंग बना लेते हैं उन नंबर्स की कि जो एक जैसे मिलते हैं, जैसे 9 है, ठीक है, हम समझ लेते हैं कि 9 इसमें 2 बार आया था, ठीक है, या 3 बार आया था। तो कहने का मतलब क्या है कि एक जैसे नंबर की हम चंकिंग करके ग्रुप बनाकर फिर हम उस इंफॉर्मेशन को याद कर पाते हैं। नेक्स्ट नाम है नॉम चॉम्स्की का, ए लिंग्विस्टिक हु क्रिटिसाइज B.F. स्किनर्स बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लैंग्वेज। स्किनर ने क्या कहा कि चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन रीइंफोर्समेंट, बट चॉम्स्की ने कहा कि शो दिस इज़ नॉट इनफ। हमने जो है काफ़ी डिटेल में स्किनर की थ्योरी की अपनी अर्लियर वीडियो में, आप उसके में देख लीजिएगा कि कैसे उन्होंने रीइंफोर्समेंट के ऊपर फोकस किया है। और चॉम्स्की ने क्या कहा कि ये सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि क्या कहा, नॉम चॉम्स्की का नाम जहाँ पे आता है LAD सबसे इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उन्होंने क्या कहा कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD हम सबके अंदर होते हैं, एन इनबॉर्न मेंटल सिस्टम फॉर ग्रामर। हम कुछ भी समझने के लिए हमारे सबके अंदर क्या होता है, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। एंड बिलीव ह्यूमन्स हैव यूनिवर्सल ग्रामर मीनिंग ऑल लैंग्वेजेस शेयर बेसिक रूल्स बिल्ट इनटू द ब्रेन, कि सभी जो जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं वो हम एक सेम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। हर एक की अपनी लैंग्वेज होती है, ह्यूमन बींग्स की लैंग्वेज अलग होती है, बर्ड्स की अलग होती है, एनिमल्स की अलग होती है। तो कहने का मतलब है कि हमारे सबके ब्रेन में उस टाइप से होते ताकि हम उस चीज़ को समझ पाते हैं दूसरे की लैंग्वेज को। काफ़ी डिटेल में हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में कर चुके हैं अपने, जब आपने MA साइकोलॉजी किया हुआ, क्योंकि कॉग्निटिव व्हेन यू टॉक अबाउट द कॉग्निटिव साइकोलॉजी इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। तो हम पूरी, आप सोचें कि हम एक उसके लिए हमें पूरे जो है डिटेल में कम से कम 8 से 10 घंटे भी कम पड़ेंगे। तो क्योंकि आपने एक आप UGC की तैयारी कर रहे हैं तो उसने कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में जो है हमने आपको पूरा जिस्ट में इसको आप एक सिंगल वीडियो में देख पाएंगे इसको, कि इसमें किस किस का नाम जुड़ा हुआ है, कौन कौन से मेन जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं। फिर हर्बर्ट साइमन एंड एलन न्यूएल की बात आती है। ये क्या है, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया था, जो कि क्या है कि जैसे आजकल आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन की इन्होंने बात की थी। क्रिएटेड द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। फिर डेवलप दिस जनरल प्रॉब्लम्स, GPS की इन्होंने बात की थी। हाउ ह्यूमन्स थिंक सिस्टमेटिकली and show that human thinking can be studied like an इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, जैसे कि कंप्यूटर है। तो जहाँ पे हर्बर्ट साइमन का एंड एलन न्यूएल का नाम आता है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर मैन मेड। जो कंप्यूटर देखा जाए तो कंप्यूटर भी क्या है, हमने सब कुछ ह्यूमन बींग से तो बना रहे हैं। हर चीज़, आज हम AI की बात कर रहे हैं, वो भी तो मैन मेड है। अगर आदमी का दिमाग ख़राब हो जाए तो वो कंप्यूटर फेल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो है कैसे ह्यूमन के हेल्प से इन्होंने कंप्यूटर को बनाया। जहाँ पे कंप्यूटर्स की बात आती है, कैसे वो इन्वेंट हुए थे, कैसे उसके ऊपर काम हुआ था, वहाँ पे जो है हर्बर्ट साइमन का एंड एलन न्यूएल का नाम काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट, जब हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, की एरियाज ऑफ स्टडी क्या है। अटेंशन, अटेंशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑन सर्टेन इन्फॉर्मेशन वाइल इग्नोरिंग अदर्स। जैसे अब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आप सब चीज़ों से अलग होकर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। तो ये क्या होता है, हमारी अटेंशन की प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑन सर्टेन इन्फॉर्मेशन वाइल इग्नोरिंग अदर्स। इसमें मेन 3 मॉडल्स हैं, ब्रॉडबैंड का फिल्टर मॉडल,
टीसमैन अटेंशन मॉडल एंड डर्स का जो है लेट सिलेक्शन मॉडल कहते हैं। काफ़ी इसका हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें क्या है कि ब्रॉडबैंड का फिल्टर मॉडल जिसको हम अर्ली सिलेक्शन 1958 में ये हुआ था। कोर आइडिया क्या है कि ह्यूमंस के जो कैपेसिटी है, लिमिटेड कैपेसिटी होती है, कैन प्रोसेस ओनली वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एट ए टाइम, कि हम लोग जो हैं जितने भी ह्यूमंस हैं उनकी जो मेंटल कैपेसिटी होती है काफ़ी कम होती है। सिंगल एक बार में जो हम एक ही इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाते हैं। सिलेक्शन हैपन अर्ली बेस्ड ऑन द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स बिफोर मीनिंग इन इस प्रोसेस। सबसे पहले हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, हम उसके मीनिंग तक बाद में जाते हैं। पहले उसकी फिजिकल शेप क्या है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक जैसी जो चीज़ें होती हैं। जैसे हम फ्रूट की बात करते हैं, सेब के अलावा जो भी हमने फ्रूट देखा, हम उनको हम उसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उसको एक तरफ कर देते हैं, रादर कि इनका पर्पस क्या है, हम क्यों खाते हैं, इनका मीनिंग क्या है। ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दिए। कहने का मतलब है कि सिलेक्शन happens early based on the physical characteristics before meaning is processed. How it works? All incoming information enters a sensory buffer. Second, a selective filter allows only one input to pass through for further process. एक सिंगल सेलेक्टिव फिल्टर होता है जो allows only one input to pass through for further processing. फिर अदर इन्फॉर्मेशन ब्लॉक एंड लॉस्ट, जो बाकी इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है, उसको हम भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, इन ए नॉइसी पार्टी वी अटेंड टू वन पर्सनस वॉइस वाइल फिल्टरिंग आउट अदर्स। ठीक है, एक नॉइसी पार्टी है, हम एक ही आदमी की आवाज़ को पहचान रहे हैं, सुन रहे हैं। इफ़ वी आर फोकस ऑन ए मेल वॉइस वी वांट, अगर हम किसी मेल की आवाज़ सुन रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फीमेल जो बाकी आसपास के लोगों की आवाज़ों को हम इग्नोर कर देंगे। क्रिटिसिज्म इसका क्या हुआ, कैन नॉट एक्सप्लेन वाई पीपल समटाइम नोटिस अनअटेंटेड अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, हियरिंग योर नेम इन अनदर कन्वर्सेशन। कॉकटेल, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉकटेल पार्टी इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इस चीज़ को याद कर लो। ये कॉकटेल पार्टी इफेक्ट जो है कई बार जैसे एग्जाम में भी आता है, बट इस कॉकटेल पार्टी इफेक्ट इसका मतलब क्या है, इसको क्रिटिसाइज किया था ब्रॉडबैंड के मॉडल को। उसमें क्या कहा था कि अगर मान लो जैसे उन्होंने कहा था हम एक इन्फॉर्मेशन की उन्होंने बात की थी, एक बार में एक ही इन्फॉर्मेशन को हम आगे पास ऑन करते हैं। उन्होंने कहा था कि मान लीजिए, जैसा एग्जाम्पल दिया था हमने कि हम एक पार्टी में हैं, हम एक से ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ध्यान हमारा वहाँ है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि इनके हिसाब से तो हम एक ही चीज़ की तरफ फोकस है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम किसी पार्टी में या कहीं पे बैठे हैं, हम आपस में दो लोग बात कर रहे हैं, अगर तीसरा कहीं से हमारे को हमारा नाम सुनाई देता है तो वो क्या होता है, वो भी तो है, भले अटेंटिव नहीं है पर हमारे दिमाग में तो आती है, हम चीज़ को कैच तो करते हैं, भले हम उसके ऊपर फोकस नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉकटेल पार्टी इफेक्ट में क्या होता है कि वाई पीपल समटाइम नोटिस अनअटेंटिव इन्फॉर्मेशन हियरिंग योर नेम इन अनदर कन्वर्सेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉकटेल पार्टी इफेक्ट। जब अपनी ही बारे में भले हम एक पे फोकस्ड हैं, पर अगर हम कहीं और ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें हमारे को इंटरेस्ट है, वहाँ वो हमारे को सुनने को मिलती है, तो हम वहाँ पे भी फोकस हो जाते हैं। फिर है टीसमस अटेंशन मॉडल, ये क्या 1964 में दिया था। कोर आइडिया क्या है, मॉडिफाइड ब्रॉडबैंड मॉडल। इंस्टेड ऑफ कंप्लीट ब्लॉक अनअटेंडेड इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो, वो कहते हैं कि जो ऐसी इन्फॉर्मेशन, ठीक है हमने अटेंड नहीं किया, हम आपस में दो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो तीसरी इन्फॉर्मेशन है ये नहीं है कि हम उसको अगर अटेंड नहीं करें तो एकदम ही ख़त्म हो जाएगी, वो एलिमिनेट नहीं होगी, वो क्या हो जाएगी, वीकेंड हो जाएगी। अनअटेंडेड इन्फॉर्मेशन इज़ वीकेंड, अटेंटुएटेड रादर देन एलिमिनेटेड। हाउ इट वर्क्स, सेंसरी इनपुट गोज थ्रू एन अटेंटुएटर को, जो हमारे सेंसरी इनपुट होता है, जो हमारे डिफरेंट 5 तरह के सेंसरी ऑर्गन्स से हमारे को मिलता है, तो क्या होता है वो हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं, ठीक है वहाँ से हमने उस पर फोकस कर लिया, एक अटेंटिव होगी जिस चीज़ को हमने उस पर फोकस कर लिया, ठीक है। अटेंडेड मैसेज क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा, और अनअटेंडेड का जो मैसेज होगा वो क्या होगा, वीक सिग्नल होगा। जिस पे हम फोकस करते हैं, अटेंटिव होंगे, उस चीज़ का सिग्नल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। जिस चीज़ के बारे में हम नहीं इंटरेस्टेड हैं या हम नहीं सुन रहे हैं या हमारा ध्यान नहीं है, वो क्या होगा, सिग्नल वीक हो जाएगा। बट वीक सिग्नल्स कैन स्टिल बी प्रोसेस इफ़ दे आर इंपॉर्टेंट और फैमिलियर। अगर हम चाहें, अगर हम उनको सुनना चाहें, उन पर फोकस करना चाहें, तो जो वीक सिग्नल है जिन पर हम अटेंटिव नहीं है, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम चाहें उनके ऊपर फोकस करके उसको रिटेन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो इन्फॉर्मेशन हम जिस चीज़ पे अटेंटिव हैं, वही इन्फॉर्मेशन ही नहीं बल्कि जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जिस पे अटेंटिव नहीं है वो पूरी तरह से वैनिश नहीं होती है। वो क्या है, अगर हम चाहें तो उसको आराम से जो है याद कर सकते हैं, उसको रिटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है
एट ए पार्टी, जैसे एग्जाम्पल है कि वाइल टॉकिंग टू ए फ्रेंड यू आर फ्रेंडली हियर, आप अब हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं एक पार्टी में, सडनली क्या होता है कि हमारे को सरसरी सी आवाज़ सुनाई देती है अक्रॉस द रूम मेंशन योर नेम। कहीं और कोई दूसरी तरफ कोई दूसरी टेबल पे बैठा हुआ है या कोई दूसरा रूम है, वहाँ पे आपने सुना कि किसी ने आपका नाम लिया, तो एकदम से क्या होगा, आप बात करते करते यू शिफ्ट योर अटेंशन। दिस इज़ कॉल्ड दी कि कैसे ट्विस्ट मैंने बताया कि ऐसा नहीं होता कि हम जहाँ पे फोकस होते हैं हम उसी को ध्यान करते हैं, बल्कि जहाँ पे ऐसी इंफॉर्मेशन जिस पे हम अटेंटिव नहीं होते वो भी जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, भले हम उसको सुने या ना सुने। ये नहीं कि हमारा दिमाग जो है सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करता है, हम चाहें तो दूसरी इन्फॉर्मेशन को भी हमारा ध्यान, जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो भी हमारा ध्यान कैच कर सकती है। वी हैव न्यूट एंड ड्यूट का मॉडल क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि 1963 में लेट सिलेक्शन मॉडल ही बोलते हैं। कोर आइडिया क्या, ऑल इंफॉर्मेशन यानी अटेंडेड हो चाहे अनअटेंडेड हो इस प्रोसेस फॉर मीनिंग, हर तरह की इंफॉर्मेशन है हम उसको प्रोसेस करते हैं मीनिंग के लिए। एंड सिलेक्शन हैपन्स लेट एट द स्टेज ऑफ रेस्पॉन्स और अवेयरनेस। हाउ इट वर्क्स, ऑल स्टिमुली आर फुल्ली, कोई भी इंफॉर्मेशन हम उसको क्या करते हैं, फुली एनालाइज करते हैं फॉर मीनिंग। ओनली द मोस्ट रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रीचेज कॉन्शियस अवेयरनेस, और जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वही इन्फॉर्मेशन, वही जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वही हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में जाती है, वही हमारे को आगे याद रहती है। एग्जाम्पल, यू हेयर टू कन्वर्सेशन एट वन, हम जो है एक बार में दो इन्फॉर्मेशन सुनते हैं, ठीक है, बोथ आर प्रोसेस फॉर मीनिंग बट यू चूज टू रेस्पॉन्ड टू ओनली वन, ठीक है, हमने दो चीज़ें एक साथ सुनी, ठीक है, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन हमने बोथ प्रोसेस फॉर, हमने दोनों का प्रोसेस किया, बट हमने क्या किया, रेस्पॉन्स किसके लिए किया, जिसमें हमारे को लगा कि मेरे से रिलेटेड है या जिसमें हमारा इंटरेस्ट हुआ, जिसमें हमारा जो हमारे को रेलिवेंट लगी। क्रिटिसिज्म क्या है, प्रोसेसिंग एवरीथिंग फुल्ली बिफोर सिलेक्शन इज नॉट एनर्जी एफिशिएंट, ब्रेन यूजेस फिल्टर्स अर्लियर। इनके हिसाब से क्या है, जो जिन लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ की उन्होंने क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि हम जो है जिस पे हमारा जो रेलिवेंट होती है, जो इम्पोर्टेंट होती है, हम उसी को करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ हमारे को मिलती है। कहता है ब्रेन क्या करता है, खुद ही यूजुअली फिल्टर, तो पहले ही उसको इन्फॉर्मेशन को अर्लियर, जैसे ही वो कैच करता है वैसे उसको जो इंपॉर्टेंट होती है तभी उसको वो फिल्टर कर लेता है, रादर देन हम बाद में डिसाइड करें कि हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, उसके हिसाब से हम रेस्पॉन्ड करें। फिर है परसेप्शन, अभी हमने जो अर्लियर जो किया था वो अब इसको ध्यान से देखिएगा, जो मैंने जो पॉइंट्स बनाए हैं उसके हिसाब से हमारा जो की एरियाज ऑफ स्टडी में हम क्या कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है अटेंशन, जो हमने डिफरेंट तरह के तीनों मॉडल्स की इसमें बात की। सेकंड हम करेंगे परसेप्शन। परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच द ब्रेन ऑर्गेनाइजेज एंड इंटरप्रेट सेंसरी इनपुट, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आइज, ईयर, स्किन, है ना, टू गिव इट मीनिंग। हाउ सेंसरी इनपुट इज ऑर्गेनाइज्ड, कैसे जो है हम सेंसरी ऑर्गन से कोई इन्फॉर्मेशन हमारी जो है ऑर्गेनाइज होती है, उसको फिर हम इंटरप्रेट करते हैं। परसेप्शन हेल्प्स अस मेक सेंस ऑफ द वर्ड, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, जस्ट डिस्टेंस एंड रेस्पॉन्ड करेक्टली। कहने का मतलब कि परसेप्शन का जो मीनिंग है कि हाउ द इंफॉर्मेशन, हाउ द जो इंफॉर्मेशन इज जो है एंटर्स in with the help of the sensory organs into our brain and how we process that information. This is all the perception and Gestalt principles क्या है इसके अंदर। गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल्स कौन कौन सी, सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर, ये आपको मालूम होना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल की जहाँ पे हम बात करते हैं उन्होंने तीन चीज़ों पे फोकस किया था, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर एंड सिमिलैरिटी। तो यानी क्या है कि गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी सेज दैट होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ पार्ट्स, अगर एक जो है पूरा होल ये ज़्यादा बड़ा है रादर देन उसके छोटे छोटे पार्ट के, तो वी नेचुरली सी पैटर्न्स एंड ऑर्गेनाइज थिंग्स इनटू मीनिंगफुल होल। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे को पता है कि ये होल है, लेकिन हमारे को ऐसे मिले तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको डॉट बनाने की कोशिश करते हैं, डॉट को हम ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उसका पैटर्न देख लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे बन सकती है या नहीं बन सकती। तो ये जस्ट गिव मी एग्जाम्पल कि इसमें क्या होता है कि जो होल होता है दैट इज़ बिगर देन इट्स पार्ट्स, तो हमको डिपेंडिंग ऑन सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी एंड उसके डिफरेंट तरीके से कि वो कितने आपस में क्लोज हैं, उसके बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, उस चीज़ को असेंबल करने की कोशिश करते हैं इन्फॉर्मेशन को। जैसे कि गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल, जैसे सिमिलैरिटी,
ऑब्जेक्ट जो होते हैं डेट लुक्स लाइक एक जैसे होते थे, सेम कलर की हम बात कर रहे हैं, शेप की बात करें, साइज़ की बात करें, हम उनको क्या करते हैं एक साथ हम कर देते हैं। एग्जाम्पल, इन ए रो ऑफ सर्कल्स एंड स्क्वेयर्स वी ग्रुप ऑल सर्कल्स टुगेदर। ठीक है, फिर हो जाएगा प्रॉक्सिमिटी, एक जो एकदम पास होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू ईच अदर आर सीन एज ए ग्रुप। जैसे 3 pairs of dots spaced closely are seen as pairs, not 6 single डॉट। तो कहने का मतलब कि कितना आपस के अंदर सिमिलैरिटी है, कितना वो पास हैं, उसके बेस के ऊपर हम अपने आप उस इंफॉर्मेशन को अटैच कर देते हैं। क्लोजर, वी फिल द गैप्स टू सी ए कम्प्लीट फिगर, ए ब्रोकन सर्कल इज स्टिल सीन एज ए सर्कल। तो वो ये कह रहे हैं कि हम गैप्स को भरते हैं टू सी ए कम्प्लीट फिगर। कंटिन्यूटी, वी प्रेफर स्मूथ continuous pattern over sudden changes, जैसे seeing a curved line crossing a straight line as 2 continuous lines not separate pieces। जैसे आप देखेंगे कि एक seeing a curved line है ना, क्रॉसिंग एक कर्व लाइन है और वो एक स्ट्रेट लाइन को, एक हमारे पास जो कर्व है और इस स्ट्रेट लाइन को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है एज टू तो हम क्या करते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे इसको एक जो है इसको टच कर रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये जो कंटिन्यूस लाइन है ना कि ये सेपरेट पीसीज हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम कंटिन्यूएशन में उस चीज़ को देखते हैं रादर देन उसको पीसीज में देखते हैं। फिर है फिगर ग्राउंड, वो सेपरेट एन ऑब्जेक्ट फिगर फ्रॉम इट्स बैकग्राउंड। एग्जाम्पल, सीइंग ए वास और 2 फेसेस इन द फेमस वास फेस इमेज। तो कैसे हम जो है इमेज को एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट बैकग्राउंड, उसको दोनों को सेपरेट कर देते हैं। सिमेट्री एंड ऑर्डर, वी परसीव थिंग्स इन द सिंपलेस्ट मोस्ट बैलेंस वे पॉसिबल। सिमेट्री के उसमें एक ऑर्डर के रूप में, जैसे रैंडम शेप्स में बी सीन एज सिंपल स्क्वेयर्स और सर्कल। कहने का मतलब ये है कि हमने ये क्या देखा है कि जो हम अगर गेस्टोर प्रिंसिपल की बात करें, बेसिकली वैसे तो इनका जो प्रिंसिपल्स हैं परसेप्शन की सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी एंड क्लोजर है, लेकिन अगर आप जैसे नाम से मालूम हो रहा है कंटिन्यूटी है, फिगर ग्राउंड है, सिमिट्री है, ये सारे जो हैं गेस्टोर प्रिंसिपल का ही पार्ट है। बेसिकली जो ये फर्स्ट जो 3 हैं यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन जब आप अगर एग्जाम में आपके की गेस्टोर प्रिंसिपल आते हैं तो यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट ऑल दी 6, बट मेन जो होंगे अगर आप की अगर हम बात करते हैं तो सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी एंड क्लोजर आर द वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है मेमोरी, सी पॉइंट, क्योंकि देखिए आपको इसलिए मैंने इसको रेड आपके लिए हाईलाइट किया है। जब हम बात करते हैं, देखो हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, मेजर कंट्रीब्यूटर हमने पढ़े इसमें, फिर हमने की एरियाज में हम कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले हमने बात की एरियाज में अटेंशन की, जो कि फर्स्ट है। ठीक है, अब हम सेकेंड पे हम बात करेंगे अटेंशन के बाद कि परसेप्शन की, जहाँ पे हमने ये नंबर 2 पे हमने क्या किया, ये है परसेप्शन। ठीक है, डेट इज़ नंबर 2। फिर हम अब थर्ड नंबर पे इसके हम की एरियाज की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे मेमोरी की। मेमोरी क्या है हमारा नंबर 3। ठीक है, इसमें क्या है, एटकिंसन शिफ्रिन का मॉडल है, जिसको हम मल्टी स्टोर मॉडल कहते हैं। ठीक है, प्रपोज बाय रिचर्ड एटकिंसन एंड रिचर्ड शिफ्रिन। मेमोरी उन्होंने क्या कहता है, मेमोरी के 3 पार्ट उन्होंने कहा, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी क्या होती है, होल्ड सेंसरी इनपुट वेरी ब्रीफली, कुछ सेकंड, जैसे हम कहते हैं 2 सेकंड तक का होता है ये सेंसरी इनपुट। आइकॉनिक क्या होता है, विजुअल, जो कि 0.5 सेकंड रहती है। इकोइंग, जिसकी ऑडिटरी होती है, सुनने से रिलेटेड, वो क्या होती है 2 to 4 सेकंड की। वेरी लार्ज कैपेसिटी बट फेड्स क्विकली अनलेस अटेंडेड, ये क्या है, सेंसरी मेमोरी। इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम उसकी तरफ फोकस नहीं करें, कुछ सेकंड की जो इन्फॉर्मेशन है अगर हम उस पर अटेंटिव नहीं होते तो ये बहुत जल्दी ही फेड हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी मेमोरी। फिर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। आपको मालूम होना चाहिए कि एटकिंसन शिफ्रिन का मॉडल है मल्टी स्टोर मॉडल, जो कि 1968 में दिया था। उसमें ये 3 तरह की मेमोरी है, सेंसरी मेमोरी, सेकंड कौन सी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, जैसे हमने पीछे जो है मिलर का मैजिक नंबर की बात की थी, जैसे +-2 है ना, और वो क्या है 7 के लिए। ठीक है ना, तो उसमें क्या था कि ये इनका नंबर है, ड्यूरेशन 20 से 30 सेकंड होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी की। मेंटेन, रिहर्सल अगर करते हैं, रिपीट करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, तो क्या होती है, मेंटेन हो जाती है। अगर रिहर्सल नहीं करते तो हम क्या करते हैं, उसको फॉरगॉटन हो जाती है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। देन आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी।
इसकी क्या कैपेसिटी, वर्चुअली अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है लॉन्ग टर्म की। आप देखो, आपको अपने बचपन की कई सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद होती है, पेरेंट्स की, रिश्तेदारी की, अच्छी बातें, बुरी बातें। तो यानी ड्यूरेशन क्या होती है, पोटेंशियली क्या होती है, लाइफ लॉन्ग होती है। एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी वाया एनकोडिंग। ठीक है, हम शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो इन्फॉर्मेशन हमारे इंटरेस्टेड होती है, जिसको हम एनकोड करते हैं, अटेंटिव होते हैं, है ना, तो वो क्या होती है, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम मेमोरी की बात करते हैं, इसमें क्या है, एटकिंसन शिफ्रिन का मॉडल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सब ये कर चुके हैं क्योंकि वे टॉकिंग अबाउट द कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसलिए मैं उसके लिए आपके लिए क्या क्या उसके एरियाज होते हैं हम सबके ऊपर हम जो है बात करेंगे। मेन जो है कॉग्निटिव एरियाज के जो एरियाज़ हैं वही मेन है, वही आपको मालूम होने चाहिए। उसके जो इन्वेंटर्स कौन है, जो हमने शुरू भी कर ली हैं अभी इसी वीडियो में, कंट्रीब्यूटर, हमने उनके बारे में बात कर ली। अब जो सेकेंड मॉडल है वो क्या है, वर्किंग मेमोरी मॉडल। बैडले एंड हिच का है 1974 में, बाद में इसको रिवाइज बाय बैडले 2000। ठीक है, एक्सपेंडेड आइडिया ऑफ एसटीएम, शॉर्ट टर्म मेमोरी। एक्सपेंड जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी का ये एक्सपेंडेड आइडिया है। मोर देन जस्ट ए पैसिव स्टोर, इट इज़ एन एक्टिव सिस्टम दैट होल्ड्स एंड मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन। इसके जो मेन कौन कौन से कंपोनेंट्स है ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्या है, द मैनेजर। मैनेजर का काम क्या होता है, डायरेक्ट अटेंशन, कोऑर्डिनेट सब सिस्टम, डिसाइड वट टू फोकस ऑन। यानी हमारा जो ब्रेन है उसका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्या है, जो वो कैसे काम करता है, वो एक मैनेजर के रूप में काम करता है। कैसे इन्फॉर्मेशन जो उसको चाहिए होती है वो कैसे उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, कैसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसको किसको रखना है, डिसाइड किस चीज़ पे फोकस करना है, ये उसका जो है काम होता है। एंड लिमिटेड इसकी कैपेसिटी होती है। फिर तो फोनोलॉजिकल लूप डील्स विद द वर्बल एंड ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, जैसे वर्ड्स हैं, नंबर्स हैं, जिसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। टू पार्ट्स होते हैं इसके, फोनोलॉजिकल स्टोर यानी इनर ईयर होल्ड स्पीच साउंड्स, आर्टिकुलेटरी रिहर्सल सिस्टम जिसमें इनर वॉइस की जब हम बात करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेटरी रिहर्सल सिस्टम, जिसको हम क्या करते हैं, जिसके बेस पे हम जो हमारे जो वर्ड्स होते हैं कोई भी चीज़ को हम रिहर्स कर पाते हैं सुनने के बाद। फिर है विजुअल स्पेशल, जिसमें क्या, क्योंकि हम जब फोनोलॉजी की बात करते हैं तो हम ऑडिटरी की बात करते हैं। आपको ये डाउट है, आप इसको देखो ध्यान से, जब आप फोनोलॉजिकल की बात करते हैं यानी वहाँ पे हम ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, इनर ईयर, इनर वॉइस। ठीक है, विजुअल की बात का मतलब जब हम देखने की बात करते हैं, डील विद विजुअल स्पेशल इन्फो, जैसे शेप्स है, मैप्स है, इमेजेस हैं। फिर एपिसोडिक बफर, इन्होंने बाद में, जैसे हमने अभी ऊपर किया ना कि वो बाद में 2000 में बैडले ने किया, ये जो चीज़ें उन्होंने बाद में ऐड ऑन की। इंटीग्रेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फोनोलॉजिकल लूप, जो हमने ये तीन ऊपर बात की हैं, विजुअल स्केच पैड एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, हेल्प्स क्रिएट ए कोहेरेंट एपिसोड, फॉर एग्जाम्पल रिमेंबरिंग ए स्टोरी विद साउंड, इमेज एंड मीनिंग। उन तीनों के बेस के ऊपर हम कैसे किसी भी इंफॉर्मेशन को रिमेंबर करते हैं, कैसे उसको याद रखते हैं, दिस कॉल्ड द एपिसोडिक बफर। फिर क्या है नंबर 3 पे, प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी, इसी का ही एक पार्ट है जैसे हम ऊपर कर रहे हैं ना, वर्किंग मेमोरी हम कर रहे हैं, बैडले एंड हिच है ना, मेमोरी का ये पार्ट है नंबर 3 पे। प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी क्या है, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, कैसे चेंजिंग इंफॉर्मेशन इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड। विजुअल इमेजेस की बात करते हैं, अकाउस्टिंग के हम साउंड की बात करते हैं, सिमेंटिक माने हम किसी चीज़ का मीनिंग सर्च करते हैं। यहाँ पे सिमेंटिक आएगा, डैट मीन्स मीनिंग की बात कर रहे हैं। स्टोरेज का मतलब क्या, कीपिंग इन्फॉर्मेशन इन मेमोरी ओवर टाइम। शॉर्ट टर्म मेमोरी इसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, टेम्परेरी होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, ड्यूरेबल होती है। उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, काफ़ी लार्ज होती है कैपेसिटी और लंबे टाइम तक रहती है। रिट्रीवल क्या होता है, एक्सेसिंग स्टोर्ड इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड, जब हमारे को इंफॉर्मेशन हमको जब चाहिए हो, हम स्टोर हम कर चुके हैं, हम उसको रिट्रीव कर सकें, हम उसको यूज़ कर सकें। रिकॉल, नो क्यूज़, रिकॉग्निशन विद क्यूज़ होता है ना, और रीलर्निंग क्विकर सेकेंड टाइम। ये हमने इसको वैसे आपको मैंने बता दिया, जिसमें मेन क्या होता है रिट्रीवल, जिसमें हम जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, हम हमारे को उसको जरूरत पड़े हम उसको रिकॉल करके उसको रिट्रीव कर सकते हैं, हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो हम अभी जो कर रहे हैं ये प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी है, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। फिर डी पार्ट पे हम क्या करेंगे, लैंग्वेज, क्योंकि अब तक हम देखो ना, आप ये देखो, इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये टोटल कोग्निटिव साइकोलॉजी यही है। कोग्निटिव साइकोलॉजी में जब हम बात करते हैं, फर्स्ट इज अटेंशन,
सेकेंड इज़ परसेप्शन, थर्ड इज़ मेमोरी, एंड फोर्थ अब हम बात करेंगे लैंग्वेज की। यही सारी जो है हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। कहीं पे भी आपको सिलेबस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, तो इसको बहुत ध्यान से आप कीजिएगा। कभी भी जो है मुझे लगता है कि यूजीसी का सिलेबस का मैंने आपको हर चीज़ एक्सप्लेन की है, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, यूजीसी का सिलेबस इसी में से ही आएगा, इसी में से एग्ज़ाम जो होगा, पेपर आपका टोटल जो आपका सिलेबस है जो मैंने आपको इन वीडियोस के थ्रू बताया है, इसी में से ही आएगा। इसके बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत वाइडली मैंने इसके बारे में आपको नोट्स दिए हैं। लैंग्वेज क्या होता है? स्ट्रक्चर, सिस्टम और सिंबल्स, रूल्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कम्युनिकेशन में लैंग्वेज को ही यूज़ करते हैं। इन साइकोलॉजी इट इज़ स्टडीज एज ए कॉग्निटिव प्रोसेस, हाउ ह्यूमन्स प्रोड्यूस, अंडरस्टैंड, एक्वायर एंड यूज नॉलेज। लैंग्वेज हम कैसे एक दूसरे को समझते हैं। मैं जो बोल रही हूँ ये भी लैंग्वेज है, आप उसको सुन रहे हैं ये भी आपको उस लैंग्वेज की नॉलेज है, तभी तो आप उसको समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि लैंग्वेज क्या होता है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच होता है हाउ ह्यूमन्स प्रोड्यूस है, अंडरस्टैंड, एक्वायर एंड यूज दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज और अंडरस्टैंड ईच अदर लैंग्वेज। ठीक है। की फीचर्स क्या होते हैं? ये क्या हॉक के डिज़ाइन फीचर्स है, इसका नाम आप नोट कर लेना। नंबर 1 है ऑर्बिट्रेरीनेस, वर्ड्स आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू देयर मीनिंग, जैसे डॉग कुड हैव बीन कैट, है ना। वो कह रहे उनको ऐसा नहीं है कि उनके मीनिंग से रिलेटेड नहीं होते। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब क्या है? मीन्स वर्ड्स आर लेबल्स चूजन, हम लोगों ने वो लेबल लगाए हैं, चूजन बाय पीपल, ना कि नेचर ने किया। डॉग जो है could just as easily have been called something else if everyone agreed। जैसे बहुत सिंपल है कि आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है? हम कोई किसी चीज़ का कोई नेचर ने कोई चीज़ नहीं किया, हम ही लोग ह्यूमंस हैं। हमें जब उस चीज़ को मानते हैं, हम ही उस चीज़ का जो नाम देते हैं, वही वो चीज़ हो जाती है। क्योंकि अगर जैसे डॉग है, डॉग अगर सभी ह्यूमन बीइंग कुछ और नाम से बोलें तो हम भी वही चीज़ बोलेंगे। लेकिन क्योंकि हमारे को यही देखा गया, हमने यही समझा है कि जो ये 4 लेग जो है इसकी जो ये इस टाइप की अपीयरेंस है, इसको डॉग बोलते हैं। तो उस हिसाब से फिर क्या होता है, हम लोग वही बोलना शुरू कर देते हैं। प्रोडक्टिविटी यानी जनरेटिविटी, वी कैन क्रिएट इनफाइनाइट न्यू सेंटेंस। हमारे अंदर ये कैपेसिटी है। जो लैंग्वेज है वो क्या करती है, कितने भी हम उससे रिलेटेड जो है और चीज़ें जो है नए नए सेंटेंसेस बना सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, टॉक अबाउट पास्ट, फ्यूचर और इमेजिनरी थिंग, डिस्प्लेस कर सकते हैं। सिमेंटिक, जिनका मीनिंग होता है, वर्ड्स हैव स्पेसिफिक मीनिंग्स। ठीक है। फिर है रूल बेस्ड सिस्टम, ग्रामर एंड सिंटेक्स ऑर्गेनाइज वर्ड्स, उनके कुछ एक सर्टेन रूल होता है, उसी के बेस पे हम जो है आगे बात करते हैं। हम कोई भी काम करते हैं, हर लैंग्वेज का एक रूल होता है, सिस्टम होता है। जैसे हम कहते हैं कि अल्फ़ाबेट जो होता है 23 लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो हर एक का कोई मीनिंग होता है, हर चीज़ का। कहने का मतलब है कि हमारा जो लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, ये हॉकेट डिज़ाइन फीचर्स हैं। ये क्या बोलते हैं कि इनके नाम से है ये हॉकेट के, कि कैसे जो है लैंग्वेज होते हैं, इसके मेन ये सब चीज़ें होती हैं, ये इसके फंक्शंस हैं, या ये कह लीजिए कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज क्या है? फोनीम्स, जैसे स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट्स, जैसे पी है, बी है ना, ये क्या हो गया? फोनीम्स। मॉर्फीम्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ मीनिंग, कैट इक्वल टू 1 मॉर्फीम। कैट्स हो गया, अगर कैट्स हो गया तो ये 2 हो गए, अगर सिंगल एक है तो यानी कैट 1 हो गया, 1 मॉर्फीम है, 2 होंगे तो 2 जाएंगे। सिंटैक्स, रूल्स ऑफ वर्ड ऑर्डर, ये सारा हमने ऑलरेडी कर रखा है। आप देखेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो आपका मॉड्यूल है उसमें लैंग्वेज का एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। मैंने उसके लिए बहुत सारी, आप देखेंगे हर मॉड्यूल के हर यूनिट की मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपके लिए बना रखी हैं। आप कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। लैंग्वेज का काफ़ी डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिमेंटिक्स क्या होता है? जिसका क्या होता है, कोई मीनिंग होता है वर्ड का, कोई जो सिमेंटिक का मतलब कि कोई भी हम जो एक सेंटेंस होता है वो कितना सिमेंटिक है, उसी से हम चीज़ को समझ पाते हैं। प्रैग्मेटिक्स का मतलब क्या? हाउ कंटेक्स्ट शेप्स लैंग्वेज यूज, जैसे हम जो है हम जो बोल रहे हैं कितना हम काइंड है, कितना पोलाइट है, कितना टोन हमारी कैसी है, हार्ड है, सॉफ्ट है ना। हम जिस ढंग से जो हमारा सेंटेंस हम बनाते हैं वो हमारे उससे डिसाइड होता है कि हम किस टाइप की लैंग्वेज हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रैग्मेटिक्स। फिर थ्योरीज में क्या है? बिहेवियरिस्ट व्यू, जैसे हमने B.F. स्किनर के बारे में पढ़ा है, वो क्या थे? बिहेवियरिस्ट थे। तो लैंग्वेज इज़ लर्न थ्रू रीइंफोर्समेंट, इमिटेशन, कंडीशनिंग। ऑलरेडी हमने इसको काफ़ी डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया है। एग्जाम्पल, जैसे चाइल्ड कहता है मिल्क, गेट्स मिल्क, रीइंफोर्स्ड।
लिमिटेशन क्या होती है, वो कहते हैं कैन नॉट एक्सप्लेन नॉवल एंड क्रिएटिव, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि बिहेवियर्स व्यू क्या कहता है, कहीं पे भी इन्होंने कॉग्निशन को इंपॉर्टेंस नहीं दी है। हर जगह क्या कहता है कि जो हमारा बिहेवियर हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं और वो एडेप्टिव होता है, वो डिज़ायर्ड होता है और हम उसको लर्न करते हैं, और जो ऐसा बिहेवियर जो कि एडेप्टिव नहीं होता, जो डिज़ायरेबल नहीं होता, हम उसको अनलर्न करके हम कैसे उसको, चाहे हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से करें, चाहे हम पनिशमेंट से करें, हम कैसे मेल एडेप्टिव बिहेवियर को, अनडिज़ायर्ड बिहेवियर को हम एडेप्टिव में, डिज़ायर्ड बिहेवियर में या पॉजिटिव बिहेवियर में उसको फोकस करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। फिर है नेटिविस्ट व्यू, ये नॉर्म चॉम्स्की के जिन्होंने लैंग्वेज के ऊपर हमने ये भी किया है अभी कि ह्यूमंस हैव एन इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन, LED हमने बात की है। यूनिवर्सल ग्रामर है, ऑल लैंग्वेजेस शेयर बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड चिल्ड्रन लर्न ग्रामर टू क्विकली फॉर इट टू बी ओनली इमीडिएट, कि बच्चे जो होते हैं नॉर्म चॉम्स्की के क्या कहते हैं कि इन्होंने जो है इमिटेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स का ही से ही सीखते हैं, वही उनका रोल मॉडल होते हैं। और एक इन्होंने नंबर 1 पे तो इन्होंने इमिटेशन, नंबर 2 पे इन्होंने इसके बारे में बात की थी, LED के बारे में। हम सब के अंदर होते इनबिल्ट, जिससे हम सीखते हैं। फिर इंटरैक्शनिस्ट व्यू, इंटरव्यू क्या कहता है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, सोशल इंटरेक्शन, दोनों जो है रिस्पॉन्सिबल हैं। बायोलॉजिकल का मतलब क्या, आवर ब्रेन्स नेचुरल एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज सभी के अंदर होती है। सोशल इंटरेक्शन यानी कम्युनिकेट विद पेरेंट्स है, केयर गिवर्स है, अदर जिसके हम कॉन्टैक्ट में आते हैं, अदर वर्क टुगेदर फॉर ए चाइल्ड टू लर्न लैंग्वेज, ये हमारा क्या कहते हैं इंटरेक्शन, नाम से मालूम हो रहा है इंटरेक्शन करके, दोनों फैक्टर्स जो हैं इसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबल है। फिर कॉग्निटिव व्यू जो कि जीन पियाजे की थ्योरी हमने काफ़ी डिटेल में कही है कि एक लैंग्वेज क्या होता है, पार्ट ऑफ ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हर स्टेज में इन्होंने बताया कि कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। ए चाइल्ड मस्ट अंडरस्टैंड कंसेप्ट बिफोर एक्सप्रेसिंग दैम इन वर्ड्स, सबसे पहले जो बच्चा होता है वो कंसेप्ट जो होते हैं वो समझता है, उसके बाद उनको एक्सप्रेस करता है वर्ड्स में, पहले उनको अंडरस्टैंड करता है। तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन द ब्रेन, इनमें क्या होता है, एक तो ब्रोका एरिया होता है जिसको हम फ्रंटल लोब बोलते हैं, स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगर ये डैमेज हो जाता है तो क्या होता है, फेजिया हो जाता है, डिफ़िकल्टी, जब हमें बोलने में दिक्कत होती है, हम कॉम्प्रिहेंशन हमारा ठीक है, हम उसको समझ लेते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते, मैन हमारा जो है ब्रोका जो होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसका काम क्या होता है, स्पीच प्रोडक्शन। फिर वर्निक एरिया, ये क्या होता है, टेम्पोरल लोब, कॉम्प्रिहेंशन का काम होता है इसका। अगर ये डैमेज हो जाता है, हम फ्लुएंट तो हो जाते हैं लेकिन हमारी जो कॉम्प्रिहेंशन होती है वो क्या होती है, पुअर, क्योंकि उसका काम क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन। फिर एंगुलर जाइरस, ये रीडिंग एंड राइटिंग का काम करता है, ठीक है, इसके थ्रू हम रीड कर पाते हैं, राइट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ द एंगुलर जाइरस। फिर नेक्स्ट है ई पार्ट पे, अभी हमने लैंग्वेज किया डी पार्ट। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम क्या करते हैं, जैसे डिफरेंट स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, इसकी ये क्या है, ट्रायल एंड एरर, एल्गोरिथम, हम कैसे बार बार गलती करके हम सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। हमने एक इसमें एल्गोरिथम की बात की थी, एक हमने ह्यूरिस्टिक की बात की थी। एल्गोरिथम क्या होता है, एक कन्वेंशनल वे में हम स्टेप बाय स्टेप रूल को फॉलो करते जाते हैं और हमारे को सोल्यूशन मिल जाता है प्रॉब्लम का, ठीक है। ह्यूरिस्टिक में क्या होता है, शॉर्टकट अपनाते हैं, जैसे हमारे पास की बहुत सारी चाबियाँ हैं, हमें ये नहीं पता कि ताले में कौन सी चाबी लगेगी, हम हर एक को ट्राई करते हैं, ऑल ऑफ ए सडन एक जो चाबी लगती है उससे हमारा ताला जो है खुल जाता है। तो ये क्या होता है, शॉर्टकट होता है, लेकिन में गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्टेप बाय स्टेप का मतलब कि हमें पता है हमारे पास चाबी हैं बहुत सारी, लेकिन हमारे को पता है कि यही चाबी इस ताले पर लगेगी, ये क्या होता है, एल्गोरिथम। रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, ये सारा हमारे की एरियाज हम कर रहे हैं, जैसे हमने मेमोरी किया, परसेप्शन किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज, रीजनिंग, ठीक है ना। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या, जनरल से हम स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। इंडक्टिव का मतलब क्या, स्पेसिफिक से हम जनरल की तरफ जाते हैं। इंटेलिजेंस, इसमें क्या है कि इंटेलिजेंस में सीन एज कॉग्निटिव कैपेसिटी, इसमें आपको याद होगा हमने स्टर्नबर्ग की काफ़ी डिटेल में कर रखी है। ट्रायआर्चिक थ्योरी है, एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिकल, 3 एस्पेक्ट के ऊपर काम किया था। आपको फिर से पढ़नी हो तो आपने MS साइकोलॉजी में काफ़ी डिटेल में की होगी ये, इसके चैप्टर भी पूरा यूनिट अलग ही था। नहीं अगर आपको समझ में आए तो आप मेरी वीडियो जो हैं MS साइकोलॉजी की फर्स्ट ईयर की भी है, सेकेंड ईयर की भी है, आप जो को फर्स्ट ईयर में जो है आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से समझ लीजिएगा। गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये भी हमने काफ़ी डिटेल में की है कि गार्डनर ने कैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी। इन्होंने अलग अलग फील्ड में बताया था कि कैसे जो है हम
जो है डिफरेंट हर एक को पास किस तरह की इंटेलिजेंस होती है, हमारे को हम कहाँ पे फिट होते हैं, हम उसके थ्रू हम अपने आप को जज कर सकते हैं कैसे हम जो है किस तरह के हमारे अंदर इंटेलिजेंस है। तो कहने का मतलब कि इस तरह से हमारे की एरिया जो है ये सब हो गए। तो ये हमने क्योंकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात की है इस वीडियो में और इसका काफ़ी वास्ट एरिया है, तो जो मुझे लगता है कि इससे बाहर नहीं आना चाहिए आपके एग्ज़ाम में। तो फिर भी कोई डाउट हो तो आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में डालिए। ये जितना भी सिलेबस है आपका जो यूजीसी का है, मैंने उसी के हिसाब से आपके लिए नोट्स बनाए हैं ये, ताकि आपको एग्ज़ाम के दिनों में आप उनको रिवाइज कर सकें, देख सकें। बाकी जो है इतना वास्ट आपको मटेरियल कहीं पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। मैं आपको यही कहूँगी कि जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इसका फ़ायदा उठा सके। हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा सिलेबस जो है जितना जल्दी हो सके हम डेली वीडियोस डाल रहे हैं, ताकि जो है आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब।